ये वाशिंगटन की तारीख का एक बड़ा वाक़या था जब पूरा शहर एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार हो गया था। शहर की 3 इमारतों यानी डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग, यहूदी इबादतगाह, नेशन ऑफ इस्लाम के इस्लामिक सेंटर में 134 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था, जिसमें एक बड़ी तादाद यहूदियों की थी। पुलिस हमास, खालिस और उसके 12 यरगमालियों से मुज़ाकरात की कोशिश कर रही थी और ऐसे वक्त में अमरीकी हुक्काम के जहन में एक ऐसा शख्स आया जो वाकई सूरत हाल में अपनी बसीरत और इल्म के ज़रिए अमरीकी अवाम की ज़िंदगियाँ बचा सकता था। और वो शख्स उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान थे। जुस्तजू में आज हम जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान की दास्ताने हयात की पहली किस्त में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो वक्त जब हमास खालिस के सामने जनरल रिटायर्ड याकूब ने अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद की आयात पढ़कर उसे ये समझाया कि उसका ये इक़दाम कतन गैर इस्लामी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ पर बनने वाली फ़िल्म द मैसेज ने कैसे अमरीकी मुसलमानों को मुश्तिल कर दिया। जनरल रिटायर्ड याकूब के ख़ानदान की शानदार तारीख़ क्या है, उनके वालिद सर अब्दुस समद ने कैसे आलमी तौर पर ब्रिटिश इंडिया की नुमाइंदगी की, जनरल रिटायर्ड याकूब की शोहरा आफाक शायर मिर्ज़ा गालिब के साथ क्या रिश्तेदारी थी। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले याकूब खान जर्मनी फ़ौज के हाथों पहली जंग अज़ीम में गिरफ्तार हुए तो फ़रार की कोशिशों के साथ साथ उन्होंने कैसे जर्मनी, इतालवी और रूसी ज़बानों में महारत हासिल कर ली। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हिफाजती दस्ते में शामिल होने का एजाज़ कैसे हासिल हुआ। पार्टीशन में 2 सगे फ़ौजी भाइयों ने क्यों अलग मुल्कों का इंतखाब किया और फिर कैसे 1948 में मेजर याकूब के भाई मेजर यूनस ने उन्हें गोली मार दी और सबसे बढ़कर जनरल रिटायर्ड याकूब खान ने कैसे वाशिंगटन में तारीख रकम करते हुए सैकड़ों अमेरिकी शहरियों की जान बचाई। News tonight, bands of gunmen identified as Hanafi Muslims are holding more than 100 hostages at 3 buildings in Washington, D.C. As you all know, the State Department announced that it has today ended the embargo. The gunmen have seized the headquarters of the B'nai B'rith Jewish organization, a Muslim religious center. Alam Khan. They're representatives of the Indian-Pakistan Joint. I joined the army as a professional soldier. I remain so. Good. So, a public embrace in the presidential palace had the effect of preventing only Pakistan from acquiring equipment. Agreed to cultural exchanges and to a cultural agreement which will be signed in due course. There will जियो टीवी पर द मैसेज के नाम से एक फ़िल्म नशर की गई थी। ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ पर मबनी एक फ़िल्म थी जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक शामी मुसलमान थे। इस फिल्म का बजट 1974 यानी 1974 में $17 मिलियन था, जिसके लिए फ़िल्म की टीम ने कुवैत, लिबिया, मोरक्को, सऊदी अरब और अमेरिका समेत दीगर ममालिक से चंदा इकट्ठा किया था। मिस्र के जामियातुल अज़हर से इस फिल्म के लिए फतवा हासिल किया गया था, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इसे गैर इस्लामी करार दिया गया। मोरक्को में इस फिल्म की प्रोडक्शन शुरू हुई और एंथनी क्विन जैसे हॉलीवुड स्टार इसकी कास्ट में शामिल थे, मगर फिर सऊदी अरब के दबाव पर इसकी शूटिंग को रोक दिया गया। फिल्म की टीम ने लिबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी से रब्ता किया। उन्हें फिल्म की अब तक की शूटिंग और स्क्रिप्ट पढ़ाया गया तो उनकी इजाज़त से बाकी फिल्म की रिकॉर्डिंग लिबिया में मुकम्मल की गई, मगर इस्लामी दुनिया का एक बड़ा हल्का इस फिल्म को गैर इस्लामी करार दे रहा था और इसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से ताबीर किया जा रहा था। इस फिल्म का प्रीमियर अमेरिका में होना तय पाया था, मगर फिर मार्च 1977 को वाशिंगटन में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे तारीख़ में वाशिंगटन के महासरे के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़ये और जनरल रिटायर्ड याकूब के कारनामे की तरफ आने से पहले मुख्तसरन नेशन ऑफ इस्लाम से तारुफ ज़रूरी है। हम अक्सर सुनते हैं कि यूरोप में मुसलमानों की तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है, तो इसमें बड़ी तादाद दरअसल नेशन ऑफ इस्लाम के अकायद को मानने वाले मुसलमानों की होती है। ये अमेरिकी सियाह फार्म कम्युनिटी की एक तंजीम है जिसने ख़ास तौर पर अमेरिका में बहुत तरक्की हासिल की।
कहा जाता है कि लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन इसी तंजीम के मेंबर बन चुके थे, यानी मुसलमान हो चुके थे, और बॉक्सर मोहम्मद अली कले भी कुछ अर्सा इसी तंजीम में रहे, मगर फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया था। नेशन ऑफ इस्लाम को कई इस्लामी फुकहा इस्लाम से खारिज एक तंजीम जानते हैं, क्योंकि इसके बुनियादी अरकान इस्लाम से कोसों दूर हैं। खैर, ये एक अलग मौजू है, मगर इसी नेशन ऑफ इस्लाम से किसी दौर में ताल्लुक़ रखने वाले और बाद में इसको छोड़कर इसके ख़िलाफ़ होने वाले हमास खालिस ने मार्च 1977 यानी 1977 को वाशिंगटन के 3 मुख्तलिफ मकामात पर 134 यानी 130 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाकर उनकी रिहाई के बदले अपनी चंद शराइत पेश की थी। जनवरी 1973 को हमास खालिस के घर पर हमला में उसके सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था। बस उसकी बेटी और बीवी बचे थे, मगर वो दोनों भी इस कदर ज़ख्मी थे कि कभी होशो हवास में ना आ सके और इसी हालत में दुनिया से चले गए। हमास खालिस ने नेशन ऑफ इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि वो उनके राज फाश कर रहा था तो उनके ख़ानदान को इसी तंजीम ने कत्ल करवाया है, मगर उसकी किसी ने न सुनी। तो उसका पहला मुतालबा था कि उसके ख़ानदान के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, और उसका दूसरा मुतालबा था कि द मैसेज नामी फ़िल्म के अमेरिका में प्रीमियर को रोका जाए, और इन मुतालबात को मानने की सूरत में ही वो अमरीकी शहरियों को रिहा करेगा। जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान को उनके ख़ानदान के लोग और यूरोपीय सिफारती हल्के जैकब के नाम से भी पुकारा करते थे। ये 1973 से अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर थे, और उनकी दानिश का ये आलम था कि वो गोएटे को जर्मन और टॉल्स्टाई को बराह रास्त रूसी ज़ुबान में पढ़ा करते थे। उन्हें 9 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। वो फ़लसफ़े और तारीख़ के अच्छे तालिब इल्म थे। इसके अलावा सारी उम्र वो जिन अहम ओहदों पर रहे थे तो तजर्बा में भी उनका कोई सानी नहीं था, और इस बात से अमरीकी हुकाम भी वाकिफ़ थे। मगर ये एक रिस्की जॉब थी जब अमरीकी हुकाम ने जनरल रिटायर्ड याकूब से ये दरख्वास्त की कि वो अमरीकी अवाम की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें और अपनी फ़रासत से हमास खालिस को डील करने की कोशिश करें। तो बहादुर जनरल रिटायर्ड याकूब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसकी हामी भर ली। अमरीकी यूनिवर्सिटी में सहाफ़त के उस्ताद शाहान मुफ्ती ने अपनी किताब अमेरिकन कैलिफ द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम मिस्टिक अ हॉलीवुड एपिक एंड द सीज ऑफ वाशिंगटन डीसी 1977 में इस सारी कहानी को तफसील से बयान किया है। जनरल रिटायर्ड याकूब ने मिस्री सफ़ीर अशरफ गुरबाल और ईरानी सफ़ीर उर्द शेर जाहिदी से बात की, उनको भी इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाया। वाशिंगटन पुलिस की हमास खालिस से बात चल रही थी तो उन्हें बताया गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर उनसे बात करना चाहते हैं, और इस तरह जनरल रिटायर्ड याकूब हमास खालिस के सामने जा पहुँचे, और फिर वो अपनी सिफारत और दानिश के जादू से कुरानी आयात की तफहीम समझाते हुए हमास खालिस को कायल करने में कामयाब हो गए कि उसके इस इक़दाम का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसकी बचत सिर्फ इसमें है कि वो सरेंडर करते। 2 दिन तक मुज़ाकरा जारी रहे और नतीजतन हमास खालिस ने यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। यह जनरल रिटायर्ड याकूब का ऐसा कारनामा था कि पूरे अमेरिका में उनकी सिफारत की धूम मच गई। अखबारात ने उनके बारे में ख़ुसूसी एडिशन छापे। उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने उनका शुक्रिया इन अल्फाज में अदा किया, योर टायरलेस एफर्ट्स एंड द सेंसिटिव मैनर इन विच यू हैंडल डिस्कशन ऑफ दिस इंसिडेंट। जनरल रिटायर्ड याकूब सिफारत से पहले एक शानदार फौजी हुआ करते थे, और वो वाहिद जनरल थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों का खून बहाने से इनकार कर दिया था। जनरल याया को हर मुमकिन ये समझाने की कोशिश की थी कि वो गलत रास्ते पर है, और जब उन्होंने उनकी बात ना सुनी तो ये पाक फौज से ही अलहदा हो गए। लेकिन उनकी शानदार दास्ताने हयात में झांकने से पहले ये लाजिम है कि उनसे और उनके ख़ानदान से एक ज़रूरी तारुफ हासिल किया जाए। जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान के ख़ानदान का ताल्लुक़ रोहिलियों के कबीले और पठानों की यूसुफ ज़ई शाख से था। इस कबीले ने मगरबी अवध के एक इलाके पर कब्ज़ा किया जो बाद में रोहेल खंड के नाम से मशहूर हुआ। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सियासी हालात की बिना पर यह ख़ानदान रामपुर रान बसा। जनरल रिटायर्ड याकूब अली ख़ान के परदादा नवाब अब्दुस्सलाम इन दोस्त शख्सियत थे। उनकी एक बड़ी लाइब्रेरी थी, और उनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस समझ से लगाएं कि उनके इंतकाल के बाद
उनकी लाइब्रेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का हिस्सा बनी। उनके बेटे यानी जनरल याकूब अली ख़ान के वालिद सर समद 1874 में मुरादाबाद में पैदा हुए और उनको अपने सियासी कदकाठ की वजह से किसी तरह भी जनरल रिटायर्ड याकूब से कम बड़ी शख्सियत नहीं कहा जा सकता। 1900 में 26 साल की उम्र में सर समद को रामपुर का वज़ीर आला बनाया गया और वो 30 साल तक इस मनसब पर फायज रहे। रामपुर के प्रिंस हामिद अली ख़ान के साथ अवाइले उम्री में वो यूरोप, चीन और अमेरिका के दौरे पर निकले। उन्हें दुनिया का कल्चर देखने और ज़ुबानें सीखने का जुनून था। सर अब्दुल समद ने 1903 और 1911 के दिल्ली दरबार में शिरकत की और उन्हें अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से दोनों दफ़ा चांदी के तमगों से नवाजा गया। सर अब्दुल समद की अंग्रेज़ सरकार से वफ़ादारी का ये आलम था कि उन्होंने इस अमर को यकीनी बनाया कि पहली जंग अज़ीम के दौरान रामपुर अपनी पूरी ताकत के साथ जंग में हिस्सा ले, और इसीलिए रामपुर इंडियन सर्विस इन्फेंट्री का एक दस्ता मशरिकी अफ्रीकी मुहिम में जंग लड़ने भी गया। सर समद गवर्नर और वॉइस राय के करीबी ताल्लुकदारों में शामिल थे। उन्हें लंदन में होने वाली दूसरी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो 1931 यानी 1931 और 1932 में शिरकत का भी मौका मिला। आलमी जंग अज़ीम के बाद बनने वाली लीग ऑफ नेशंस यानी मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा में 1933 को उन्होंने बरतानवी हिंद की नुमाइंदगी भी की थी। सर अब्दुल समद की पहली शादी जनरल अज़ीमुद्दीन की साहबजादी से हुई, मगर वो कम उम्री में ही वफ़ात पा गई। उनकी दूसरी शादी 1914 में नवाब ऑफ लोहारू की भांजी आलिया सुल्तान बेगम से हुई, और ये वही ख़ानदान था जिसमें बरे सगीर के लेजेंड शायर मिर्ज़ा गालिब की शादी भी हुई थी। उनकी अहलिया आलिया सुल्तान बेगम के ख़ानदान में ही मिर्ज़ा गालिब ने नवाब इलाही बख्श खान की साहबजादी उमराओ बेगम से शादी की थी। 1907 में रामपुर में सर समद ने एक 2 मंजिला शानदार हवेली तामीर करवाई और फूलों से उनके इश्क की वजह से इस हवेली को रोज़वेल के नाम से पुकारा जाने लगा। इस शानदार हवेली में दर्जनों मुलाजिम थे। इमारत अपने अरूज पर थी, जहां पर साहबजादा अब्दुल समद खान के घर 3 बेटे यूसुफ खान, यूनुस खान और याकूब खान, जबकि 2 बेटियां फ़ाखिरा बेगम और जहां आरा हबीबुल्लाह पैदा हुई। याकूब खान इसी हवेली में 23 दिसंबर 1920 को पैदा हुए। घर में ही अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। 9 साल की उम्र में उन्हें दीगर भाइयों की तरह इंग्लिश हाउस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया गया। यहाँ पर याकूब खान ने अरबी, फ़ारसी और उर्दू में महारत हासिल की। 12 साल की उम्र में उन्हें रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में दाखिल करवा दिया गया। 1939 में ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन में पास होकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए और दिसंबर 1940 में 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में आर्मर्ड कोर को उस वक़्त रिसाला कहा जाता था और याकूब खान उसके अफसर बने। ये घोड़सवार और तीर अंदाज थे। अमूमन ये पोस्टें उमरा के बच्चों को दी जाती थी क्योंकि वो अपने घरों से या पब्लिक स्कूलों से घोड़सवारी सीख कर आया करते थे। याकूब खान ने 11 दिनों बाद 18वीं कैवेलरी को ज्वाइन किया। चंद हफ्तों में वो जंग के लिए दूसरी जंग अज़ीम में शिरकत के लिए नॉर्थ अफ्रीका जा रहे थे और कुतुबबीनी से इश्क की वजह से दीवाने गालिब उनके साथ थी। फरवरी 1941 से मई 1942 तक अफ्रीका कोर का हिस्सा बनकर शुमाली अफ्रीका में जनरल रोमेल के दस्तों से लड़ाई और तबरूक का कामयाब मुहासरा किया। इस जंग में हारने की वजह से 17 दीगर फौजियों के साथ जर्मन फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इटली के कैंप में रखा गया जहां वो 1.5 साल तक कैद रहे। इसी कैद में याह्या खान भी उनके साथ थे जो बाद में पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह बने। कैद के दौरान जहां याह्या खान फरार के मंसूबे बनाया करते थे, वहीं पर याकूब खान ने एक नया मशगला शुरू कर लिया था और वो था उनका ज़ुबानदानी का शौक़। और अब उन्होंने दीगर कैदियों के साथ इटालियन, फ्रेंच और रूसी ज़बानों को सीखना शुरू कर दिया और उनकी किताबों में दीवाने गालिब के साथ प्लाटो की रिपब्लिक और दीगर कुतब का भी इजाफा होने लगा। याह्या खान इस कैद से फ़रार होने में कामयाब हो गए, मगर याकूब खान ज़ुबानें सीखने के साथ साथ अपने मौके की तलाश में थे और ये मौका उन्हें उस वक्त मिला जब इटली को शिकस्त हुई तो दीगर कैदियों के साथ उन्होंने भी फ़रार होने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। उन्हें एक दूसरे कैंप में कैद कर दिया गया जहाँ पर उनके पास फ्रेडरिक नीत्शे की किताब देखकर एक नौजवान जर्मन फ़ौजी हैरान रह गया और उसने पूछा,
तुम एक इंडियन हो, तुम क्यों जर्मनी से लड़ाई कर रहे हो, जबकि तुम खुद हमारे नीचे को पढ़ रहे हो, जिसको समझना हम जर्मन्स के लिए भी मुश्किल होता है। क्या तुम इसे समझते हो? याकूब खान ने जर्मन ज़ुबान में ही उसे जवाब दिया, ये एक अच्छी किताब है और हर पढ़े लिखे शख्स को पढ़नी चाहिए। और फिर उस जर्मन फ़ौजी को इस किताब में से कुछ लाइन पढ़कर सुनाई तो वो मज़ीद हैरान और उनका ज़्यादा फ़ैन बन गया। तकरीबन 3 साल कैद में रहने के बाद याकूब खान को उस वक्त रिहाई मिली जब 9 अप्रैल 1945 को उन्हें अमेरिकी फ़ौज ने आकर आज़ादी दिलवाई। आज़ादी के बाद वो लंदन पहुंचे, जहां पर उनके भांजे कैप्टन नवाबज़ादा मुर्तज़ा अली ख़ान एक अंग्रेज़ फील्ड मार्शल के एडीसी थे। ये अंग्रेज़ अफसर इंडिया जा रहा था तो याकूब खान इसके हम सफ़र बन गए और दिल्ली वापस पहुंचे तो अंग्रेज़ सरकार की तरफ से उन्हें 3 महीने की छुट्टियां दी गई। याकूब खान के साथ साथ उनके भाई यूनुस खान ने भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया था और दूसरी जंग अज़ीम में खिदमात सर अंजाम दी थी। दोनों भाइयों को बरतानवी सरकार की तरफ से जर्नल सर्विस मेडल से नवाजा गया। याकूब खान छुट्टियां गुजारकर वापस आए तो उन्हें हिंदुस्तान में वाइसराय लॉर्ड वेवल और बाद में वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के बॉडीगार्ड दस्ते में मुतय्यन किया गया। और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान बना और अब ब्रिटिश आर्मी में याकूब और यूनुस दोनों भाइयों को ये फैसला करना था कि उन्हें किस मुल्क का हिस्सा बनना है। याकूब खान के लिए ये ऑप्शन भी वाज़ेह थी। वो बड़े सगीर के सियासी मंजरनामे में कायदे आज़म के मद्दाह थे और वाइसराय के बॉडीगार्ड दस्ते में शामिल होने की वजह से उन्हें इस बात का भी इम्कान था कि उन्हें पाकिस्तान में कायदे आज़म के हिफाजी दस्ते का हिस्सा बनने का एजाज़ हासिल हो सकता है। मगर यूनुस खान ने भारतीय फ़ौज का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया था। याकूब खान ने पाकिस्तान का इंतखाब किया और बहैसियत पाकिस्तानी फ़ौजी उनको ये पहली जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो मुंबई में वाइसराय लॉज और कायदे आज़म के मुंबई वाले घर से उनका ज़रूरी सामान कराची गवर्नर जनरल हाउस में पहुंचाएंगे। याकूब खान को उनकी तवक्को के मुताबिक ये एजाज़ हासिल हुआ कि इन्हें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कमांडेंट ऑफ द बॉडीगार्ड मुकर्रर किया गया और उन्होंने जून 1948 तक ये खिदमात सर अंजाम थीं। याकूब ने पाकिस्तान आर्मी जबकि उनके भाई यूनुस ने भारतीय फ़ौज का इंतखाब किया था तो पार्टीशन के इंसानी अलमिये में इन दोनों भाइयों की कहानी भी एक अलग रंग लेने वाली थी। जब नए मुल्कों के शहरी बनने के सिर्फ 1 साल बाद इन दोनों का सामना दुश्मनों के तौर पर हुआ और उन्हें एक दूसरे पर गोलियां भी चलाना पड़ी। याकूब खान की उम्र 27 साल थी जब उन्हें भिम्बर सेक्टर कश्मीर में बटालियन की कमांड दी गई। दोनों भाइयों का सामना कश्मीर के महाज पर हुआ और दोनों अपनी अपनी बटालियन की कमांड कर रहे थे और फिर मेजर यूनुस की गोली से मेजर याकूब जख्मी हो गए। जब भाई को एहसास हुआ कि उनकी गोली छोटे भाई को लग चुकी है तो उन्होंने दूर से आवाज़ दी, छोटे अफसोस मत करना, हम सिपाही हैं और अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। इस मौजू पर भारतीय अफसाना निगार CR गोपाल ने टू खान्स के नाम से एक फ़र्जी कहानी भी लिखी थी जिसमें याकूब और यूनुस 2 भाइयों के 2 अलग मुल्कों की फ़ौज में जाने को मौजू बनाया गया था और जब कश्मीर के महाज पर ये दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बनकर सामने आए तो यूनुस ने अपने भाई याकूब को जान से मार दिया था और फिर जब अपने अफसर मानिक शाह को ये इतला दे रहा था तो उसके चेहरे पर कोई दुख या मलाल नहीं था मगर पूरा हेडक्वार्टर उदास हो गया था। ये कहानी लैरी कॉलिन्स ने 1975 में अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में भी शामिल की थी। इस फर्जी कहानी से बाहर असली दुनिया में हालात कुछ यूं थे कि यूनुस भारतीय फ़ौज में कर्नल के रैंक से आगे ना बढ़ सके जबकि याकूब खान ने पाकिस्तान में तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय की। याकूब खान 1949 में स्टाफ कॉलेज कोयटा गए, फिर 3 साल तक कराची में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में हेड ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे। 1953 में कमांडेंट 11वीं कैवेलरी के तौर पर कोहाट और पेशावर में तैनात रहे। 1958 में वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तरक्की हासिल की, वो ब्रिगेडियर बनाए गए और फिर उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। जस्तजू में जनरल रिटायर्ड याकूब अली खान की दास्तान हयात की दूसरी और आखिरी किस्म में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की शहरी मुहतरमा तूबा खलीली से साहबजादा याकूब अली खान की शादी कैसे और किन हालात में हुई। जनरल न्याजी क्यों जनरल याकूब को अच्छा फौजी नहीं मानते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसे जनरल रिटायर्ड याकूब को सिफारतकारी पर राज़ी किया। जनरल रिटायर्ड याकूब ने क्यों एक आमिर जनरल ज़ियाउल हक का साथ दिया और उन्हें आलमी सतह पर अहमियत दिलवाने की कामयाब कोशिश की।
सियासी जर्नैलों ने क्यों बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि जनरल रिटायर्ड याकूब को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए और आप ख़ारजा पॉलिसी से दूर रहेगी। नवाज शरीफ ने कैसे जनरल रिटायर्ड याकूब को वज़ारत से हटाया और फिर वो क्यों यूनेस्को के इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सके। और सबसे बढ़कर अगर जनरल याकूब की तजावीज़ पर अमल किया जाता तो क्या सकूते ठाका से बचा जा सकता था। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप जुस्तजू की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।